नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन की अवधि में, कोरोना महामारी के दौरान निस्संदेह आपको पद प्राप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी है और इच्छा भी है और होगा भी। पद प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और हम संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे थे, आर्टिकल 36 से 51, और हमने उसका क्लासिफिकेशन भी किया था बेटा। राज्य के, कहाँ के? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पिछली कक्षा में देखे थे और हमने कहा था आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं। और 36 से 51 हमने क्लासिफिकेशन किया था। पहले सिद्धांत वे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। काय से प्रेरित हैं? बोलो ना। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। दूसरे सिद्धांत तो वे हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। काय से? और हमने देखा भी था समाजवादी विचारधारा। और भारत में कौन सी समाजवादी विचारधारा चलती है बेटा? लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सा समाजवाद? जल्दी बोल दो। लोकतांत्रिक समाजवाद। ये हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। इससे संबंधित हमने आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में कौन से हमने तार्किक विभाजन किया, एक वैज्ञानिक पद्धति से विभाजन किया है कि वे सिद्धांत जिनमें गांधीवादी आदर्श परिलक्षित होते हैं वो गांधीवादी विचारधारा से, और वे सिद्धांत जिनमें समाजवादी आदर्श परिलक्षित होते हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित। लेकिन कुछ सिद्धांत, कुछ निर्देशक सिद्धांत ऐसे भी हैं जो उदारवाद की भावना से आते हैं, जिनके अंदर उदारवाद झलकता है, वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो ऐसे सिद्धांतों को अपन बोलते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो तीसरी कैटेगरी कौन सी है बेटा? उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक विचारधारा से प्रेरित सिद्धांत है जिनमें उदारता है, सबको अपना बनाने की क्षमता है, एक समान देखने की वकालत की जाती है, जिसमें केवल देश की स्थिति देश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर ये राज्य सरकार का दायित्व होगा। हमने इसमें भी देखे। तो आज की कक्षा में हम इन उदार बौद्धिक सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने इनको लागू करने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। तो उदार बौद्धिक सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत है वो है, आप लोग हेडिंग ही लगा लेंगे, तीसरी हेडिंग लगा लेंगे, उदार बौद्धिक सिद्धांत। और उदार बौद्धिक सिद्धांत में जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 36 और 51 के बीच में ही होगा। क्यों होगा या नहीं होगा? बोलो। हमारे एक विद्यार्थी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला लगाया, छक्का 36, 6 छक्के लगाने पे 51 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 6 छक्के लगाने पे युवराज का रेटिंग कितना बढ़ गया था जब उन्होंने T20 में लगाया था? किसके खिलाफ लगाया था? स्टीवर्ट ब्रॉड के खिलाफ। किसकी? इंग्लैंड के विरुद्ध लगाया था। बोलो ना। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत में पहला आर्टिकल बेटा 44 है। और 44 में यह कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो एक समान नागरिक संहिता बनाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य का यह कर्तव्य होगा, आर्टिकल 44 में यही कहता है। राज्य भारत का राज्य का ये क्या होगा बेटा? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले, इंडिया के लिए बनाएंगे, विश्व के लिए तो बनाएंगे नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। एक समान नागरिक संहिता का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म क्या बेटा? सिविल कोड। बोलो हाँ या ना। राज्य का यह कर्तव्य होगा, वो भारत के अंदर रहने वाले या पूरे विश्व में? ना, भारत की सरकार भारत में ही काम करेगी। एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि विभिन्न, भारत में अनेकता में एकता है, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनके संप्रदाय के आधार पर
उनके पंथ के आधार पर नागरिकों में मतभेद ना हो, ऐसे कानून ना हो कि किसी धर्म विशेष के लिए दूसरे कानून काम कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष के लिए दूसरे कानून काम कर रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, सिख के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। तो इस तरह की जो कानून जो उनके आचरण से संबंधित है, धार्मिक आचरण से संबंधित है। और कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कानून अलग है, किसी दूसरे क्षेत्र में रहने वाले कानूनों के लिए अलग है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में ही जो रहने वाले लोग थे उनके लिए धारा 370 के तहत वहाँ पे प्रशासन होता था, अब नहीं होता है, सरकार ने हटा दिया है उसको। सरकार ने क्या, संसद ने हटा दिया है उसको। मुस्लिम बहनों के संबंध में भी सरकार ने एक कदम उठाया और संसद में उसका बिल पास हुआ, अधिनियम पास हुआ, 3 तलाक अधिनियम। अब हिंदू महिला है, उसके तलाक लेने की पद्धति अलग है, अलग है, अलग है। और अगर मुस्लिम महिला है तो उसके तलाक लेने की पद्धति क्या है, बोलो ना भाई, अलग है। देखिए क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र में जैसे मान लीजिए अगर आप अभी तो मुस्लिम हिंदू महिला है तो उसकी तलाक लेने की, हिंदू महिला के तलाक की प्रक्रिया अलग है। अब वर्तमान में तो नहीं है, तलाक की प्रक्रिया अलग है। और अगर वही महिला मुस्लिम है, मुस्लिम है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, मुस्लिम महिला के तलाक की प्रक्रिया अलग थी। तलाक की प्रक्रिया अलग थी। और वहां पे क्या प्रचलित थी, बोले 3 तलाक प्रचलन में था। 3 तलाक क्या था बेटा, बोलो ना, प्रचलन में था। अब तो नहीं है, समाप्त हो गया है, लेकिन 3 तलाक था। अब महिला तो एक सी होती है ना, हिंदू हो या मुस्लिम हो। उस महिला को क्या पता था जन्म लेने से पहले कि मैं हिंदू बनने जा रही हूं, मुस्लिम बनने जा रही हूं। ये तो अपने अंतःकरण के अनुसार हमने उपासना पद्धति को स्वीकार कर लिया। उसके आधार पर नागरिकों में फिर इस तरह के भेदभाव क्यों होने चाहिए कि मुस्लिम महिला से कह दिया तलाक 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 तो उसके शौहर अलग हो गए, और हिंदू महिला से कहो तलाक, बोले देख लेंगे हम तुमको, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक होगा। ऐसे नहीं होगा, ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो बता देंगे फिर हम तुम्हें। संपत्ति चाहिए आदि, जीवन भर आदि तनख्वाह, बोलो ना। या हिंदू और हिंदू पुरुष एक ही विवाह कर सकते हैं, वो भी हो जाए तो, है ना, ये भी संभावना है। एक ही विवाह कर सकते हैं हिंदू पुरुष। अगर आपकी पत्नी जीवित है या तलाक नहीं हुआ है आपका, तो दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते जब तक कि आप विच्छेद नहीं हुआ है। मुस्लिम एक बार में एक से ज्यादा विवाह पुरुष कर सकते हैं, मुस्लिम पुरुष। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत काम करेगा, उनका निकाह हो सकते हैं उनके। यहां एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं पुरुष। क्या कर सकते हैं मुस्लिम पुरुष, क्या कर सकते हैं मुस्लिम पुरुष, एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। बोलो ना भाई, कर सकते हैं। तो अब जब एक ही राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, एक ही देश में रह रहे हैं, तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब कुछ मित्र हैं जो हमारे हिंदू मित्र हैं, वो कुंठित हो जाते हैं, सर आप देखिए हमारा तो एक भी नहीं हो पा रहा है, और वो देखिए वो 3-3 को लेके आराम से मॉल में घूम रहे हैं। तीनों पत्नियां बड़े मित्रवत सखी कैसी हो, देखो हमको लाल दुपट्टा दिलवा दिया, तुमको बोले हमको हरा दुपट्टा दिलवा दिया, एक तीसरी बोले हमें दुपट्टा चाहिए नहीं, हम तो जीन्स खरीदेंगे। पति कह रहा खरीदो। यानी एक समान नागरिक संहिता का तात्पर्य यह है कि नागरिक कानून जो होते हैं वो पूरे संपूर्ण देश में एक जैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कई जो हमारे आदिवासी समाज हैं वहां भी बहुविवाह प्रथा प्रचलन में है। जनजातीय समाज है वहां भी बहुविवाह होते हैं। कई हमारे जो मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रों में है तो वहां कानून, उनके सामाजिक कानून अलग हैं। मात्र सत्तात्मक समाज है, अपने यहाँ पितृ सत्तात्मक समाज है। तो कुल मिला के कहने का मतलब अन्य क्षेत्र विशेष के आधार पर भी क्या होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले था। अभी कई क्षेत्रों में भी है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, क्षेत्र विशेष के आधार पर।
क्षेत्र विशेष के आधार पर भी अलग अलग कानून नहीं, क्षेत्र विशेष के आधार पर भी अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलो ना भाई। जैसे कि पहले अभी हाल ही में, अब मान लीजिए J&K में रह रहे हैं आप, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप रह रहे थे अभी तक, तो वहां पे क्या है, आर्टिकल 370 के तहत शासन होता था, धारा 35A काम करती थी। लेकिन अभी सरकार ने इसको क्या कर दिया, बोले हटा दिया है। सरकार ने नहीं, संसद ने हटा दिया है, कानून बना के हटा दिया है। तो आर्टिकल 44 यही कहता है, आर्टिकल 44 कहता है एक समान नागरिक संहिता। क्या कहता है लाला? एक समान नागरिक संहिता बनाने का क्या करेगा राज्य, बोलो ना भैया, प्रयास करेगा। यद्यपि भारत में अभी तक इस तरह की बिल पास नहीं हुआ है, इस तरह का कानून नहीं बना है जिससे कि एक समान नागरिक संहिता स्थापित की जा सके, अभी तक, वर्तमान तक। आगे भविष्य में तो हो भी सकता है, लेकिन राज्य का यह प्रयास होगा, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ना कि मौलिक अधिकार में। किंतु अभी राज्य धीरे धीरे ये प्रयास कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है, संसद ये प्रयास कर रही है। अभी जैसे हाल ही में लेटेस्ट 3 तलाक को खत्म कर दिया है, वो भी एक कदम है इस दिशा में। आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही दर्जा दे दिया है, तो वो भी एक कदम है। तो इस आर्टिकल को लागू क्रियान्वयन की दिशा में जो कदम सरकार समय समय पर उठाती रहती है, जिससे कि क्षेत्र विशेष के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव ना हो, और व्यक्ति में अलग अलग कानून नहीं हो, समझ रहे हैं। तो अभी हाल ही के जो प्रयास हैं, वर्तमान में जो प्रयास किए गए हैं इस आर्टिकल को लागू करने के लिए, क्या प्रयास किए गए, बोले 3 तलाक खत्म कर दिया, 3 तलाक समाप्त। बोले अब मुस्लिम महिला को भी उसी तरह तलाक मिल सकता है जिस तरह से कि हिंदू महिलाओं को मिलता है। दूसरा, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है। 370 क्या कर दिया, बोलो ना भैया, समाप्त। ये 370 काय से संबंधित है, बोलो, जल्दी बोलो। जम्मू कश्मीर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर से, जम्मू एवं कश्मीर से 370 के साथ साथ प्लस धारा 35A को भी समाप्त कर दिया गया है। तो समय समय पर इस तरह के प्रयास, यद्यपि पूर्ण रूप से एक समान नागरिक संहिता भी देश में लागू नहीं है, देश में लागू नहीं है। संसद जब इस तरह का अधिनियम लेके आएगी, संशोधन लेके आएगी, इस तरह की विधि बनाएगी, तो उस समय उसको लागू किया जा सकता है। संसद कर सकती है, संसद का मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो आर्टिकल 44 ये जो है, ये उदारवादी सिद्धांतों से, उदार बौद्धिक सिद्धांतों के स्थापना करता है। आर्टिकल 44 एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के प्रयास करता है। उदार बौद्धिक सिद्धांतों में अगला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बेटा, वो कौन सा है? अगला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उदार बौद्धिक सिद्धांतों में, उदार बौद्धिक सिद्धांतों में अगला डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, उदार बौद्धिक सिद्धांत, अगला निदेशक सिद्धांत कौन सा? आर्टिकल 45, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा, ट्राई टू अटेम्प्ट। और किन के लिए प्रयास करेगा? बच्चों के लिए। राज्य 6 वर्ष की अवधि पूरी होने तक, 6 वर्ष की अवधि पूरी, आयु, अवधि कहेंगे या आयु, आयु लिखेंगे, 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक, यानी यहां पे 6 से 14 वर्ष नहीं है, गंदी बात, 0 से 6 वर्ष, जबकि 6 से 14 वर्ष कहां है? आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार में, कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य क्या करेगा? सरकार, मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। किंतु यहां पे क्या है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरे होने तक, अर्थात कहां से कहां तक, बोलो ना भाई, 0 से 6 वर्ष, समझिए, 0 से 6 वर्ष।
6 वर्ष की आयु पूरी होने तक क्या करेगा? बोले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल करेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अगर यूपीएससी दे रहे हो तो यहां ये वर्ड लिखा आता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। और इनके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्लस शिक्षा देने का भी उपबंध करेगा। शिक्षा देने का भी क्या करेगा बेटा? उपबंध करेगा, उपबंध करेगा। समझिए, मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद किस तरह से अलग है? मौलिक अधिकारों में कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, देखिए फंडामेंटल राइट में क्या कहा जाएगा? मौलिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार में कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है? 21A। और 21A में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 साल तक नहीं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। दोनों में अंतर समझिए, यूपीएससी अंतर पूछेगा, एमपीपीएससी भी पूछ लेगा। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 में क्या है? बोले 6 वर्ष तक की आयु के लिए, अर्थात 0 से, इन्होंने कहा कि हम तो 6 साल का बच्चा हो जाएगा ना तब उसको शिक्षा देंगे। बच्चे ने कहा, हे सरकार, हम श्योपुर में पैदा हो गए हैं, 6 साल पूरे ही नहीं कर पाएंगे तो हम स्कूल जाएं कैसे? संविधान ने कहा, बट बेटा चिंता मत करो, तुम जब से जन्म लोगे 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक तुम्हारी जो प्रारंभिक देखभाल है वो भी हम करेंगे। लेकिन एक कंपल्सन इतना नहीं है कि सरकार ये करेगा ये करेगा। सरकार अपनी तरफ से, राज्य अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेगा कि ये बच्चे स्वस्थ रहे। समझ में आ रहा है? जब 6 वर्ष तक जब बच्चे स्वस्थ होंगे तब तो स्कूल जाएंगे ना। जीवन के 6 वसंत देख ही नहीं पाएंगे तो विद्यालय में जाएंगे कैसे? इसके लिए सरकार क्या प्रयास करती है? इसके लिए सरकार क्या करने की कोशिश करती है? इसके लिए सरकार ने क्या किया? बोले ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से देखभाल, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से देखभाल करती है। बोलो बोलो ना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से देखभाल करती है। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, स्वास्थ्य केंद्र के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से भी प्रयास करती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से भी प्रयास करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से भी। जो प्लस 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 क्या? टीकाकरण अभियान, विशेष टीकाकरण कार्यक्रम सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसकी है लाला? बोलो, टीकाकरण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम। और इसकी सहायता कौन करती है? बोले आशा। आशा कौन है? अपनी मित्र है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो सरकार इसके माध्यम से प्रयास कर रही है, समय समय पर कानून लेके आती है, दलिया भेजती है, दूध भेजती है, मध्याह्न भोजन भी देते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों में। और केवल बच्चा जब 0 वर्ष का होगा, बच्चे का स्वस्थ होना इस पर भी निर्भर करेगा कि गर्भावस्था में उसकी मां कितनी स्वस्थ थी। तो इसमें हम गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए, किसके लिए बेटा? महिला केवल गर्भवती हो तभी देना चाहिए या वैसे ही दे देना चाहिए? बोलो ना भाई, वैसे ही दे देना चाहिए। तो महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। प्लस महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। महिलाओं के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जाती है, स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है।
तो सरकार समय समय पर ये कार्यक्रम करती है, समय समय पर ये कदम उठाती है। संसद में भी अधिनियम पारित होते हैं जिनके माध्यम से हम 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर करते हैं। अगर माताएं सरकारी नौकरी में है तो उनको बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश भी देते हैं। लेकिन अंतर समझिए, मौलिक अधिकार क्या है? बोले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे आर्टिकल 21A के तहत। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है बोलो? 0 से 6 वर्ष। ये अंतर है। मौलिक अधिकार में कंपलसरी भी होगा ना? और मौलिक अधिकार में कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं तो वो आर्टिकल 32 या 226 के तहत आपसे क्या कर लेगा? वो अधिकार ले लेगा। लेकिन यहां अगर किसी प्रदेश में आंगनवाड़ी में अगर 200 ग्राम अनाज मिलता है, किसी में 500 ग्राम मिलता है, कोई आंगनवाड़ी खीर खिला देती है, कोई आंगनवाड़ी काजू खिला देती है, कोई आंगनवाड़ी केवल मक्के की हलवा खिला देती है, तो इस आधार पर आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ये राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से पर्याप्तता, संसाधनों की पर्याप्तता और जनसंख्या के हिसाब से, मान लीजिए 50 रुपया है, एक ही आदमी को भोजन कराना है तो खीर बना दीजिएगा। अब 100 रुपया है, अब 20 लोगों को भोजन कराना है तो फिर क्या करेंगे? दलिया ही बना पाएंगे ना? प्रयास करेगा। तो बोलते हैं ना कि शिक्षा दोनों जगह है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एकदम खड़े हैं एकदम स्टाइल में। बोले एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट एंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल। भैया समझो, आंखें खोलो। आगे हम मौलिक कर्तव्य भी पढ़ेंगे तो वहां 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। बोले यहां गारंटी हो गई। किसकी गारंटी हो गई बोलो? सरकार की। यहां 0 से 6 वर्ष तक भी सरकार की देखभाल की क्या हो गई? नैतिक जिम्मेदारी हो गई। समझिए 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 समझिए, समझना पड़ेगा। ये आर्टिकल 45 यहां सरकार की जिम्मेदारी हो गई। सरकार की क्या हो गई बोलो? जिम्मेदारी। गारंटी, गारंटेड आपको, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय आपसे पूछ लेगा। गारंटी हो गई, अधिकार है। और ये क्या हो गया? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो गई। सरकार की क्या हो गई लाला? नैतिक जिम्मेदारी हो गई। नैतिक, मॉरल ड्यूटी है, बोलो ना। अब मौलिक, अब भैया सरकार ने कहा बच्चा आपका है, आपने उसको जी संसार में लेके आए हो, हम इतना कर रहे हैं, अब हम मर जाएं क्या? कई माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को आंगनवाड़ी नहीं भेजते, स्कूल में ही नहीं भेजते हैं। फिर भी सरकार टीचरों को, शिक्षकों को इस तरह के आदेश देती है कि जाके घंटी बजाओ, उनसे कहो तुम्हारे घर में कोई बच्चा है 6 साल से ऊपर? हाँ है। टिंको बाहर आओ, सर आए। टिंकू सर ले जाते हैं, उसका नाम नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। लेकिन कई माता पिता अभिभावक ऐसे हैं जो मोटिवेट नहीं होते, बच्चों को विद्यालय तक नहीं पहुंचा पाते, आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचा पाते, अपनी सूचना ही प्रेषित नहीं कर पाते हैं कि हमारे यहाँ गर्भवती बहू है, पत्नी है, इस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया, नागरिकों का भी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में यही कहा गया, क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु वाले मौलिक कर्तव्य यही लिख देते हैं। कहां लिख देते हैं? यहां पे, ताकि एकदम क्लियर होगा। ये आर्टिकल 45 क्या है बेटा? आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष प्रारंभिक देखभाल। बोले 11वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। और ये आर्टिकल कहां है? आगे अपन पढ़ेंगे 51 का, 51A, 51A। क्या 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? यदि माता पिता या संरक्षक हैं। कौन है बोले? माता पिता। पहली बात माता पिता। अब ड्यूटी आ गई ना, संसार में लेके आए हो उस नन्ही सी जान को, तो कुछ कर्तव्य तो निभा लो ना। माता पिता नहीं है उस बच्चे के, तब बोले संरक्षक। माता पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक। बोले क्या करेंगे? बोले 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, आयु के बालक के लिए। अगर माता पिता हैं तो उनका क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बालक या बालिका बोलो, हाँ या ना।
और यदि वो संरक्षक है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो प्रतिपाल्य, जिसका वो पालन पोषण करते हैं, प्रतिपाल्य, प्रतिपाल्य जिसका वो पालन पोषण करते हैं। तो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक की या प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर मिलें, इस बात का प्रबंध करेंगे। शिक्षा के अवसर प्राप्त हों, कर्तव्य उनका, इनका कर्तव्य होगा, इनकी ड्यूटी होगी, क्या होगा, कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा कि शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये इनका कर्तव्य है, ड्यूटी है। अर्थात इनको स्कूल तक तो भेज दो, हाँ हाँ, तो समझिए शिक्षा है तीनों जगह, लेकिन तीनों में बारीकी से अंतर है। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, ये सरकार को आदेश ही देता है, गारंटी है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 45 क्या कहता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल कौन करेगा, सरकार करने की प्रयास करेगा। और मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, बोले माता पिता या संरक्षक या प्रतिपाल्य को, माता पिता या संरक्षक को अपने बालक या प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष का यदि है तो उसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। उससे कहें बच्चा काम मत कर, कहां, बोले स्कूल जा, पढ़, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आर यू गेटिंग इट? कर्तव्य होगा तो तीनों में अंतर समझ गए ना बच्चों, लिख पाओगे, बोलो ना, अब तो आप राजा बेटा हो गए, क्या हो गए, अवलिक रानी बिटिया। छात्राएं भी तो क्लास देख रही हैं, समझ रहे हैं, ये बेसिक अंतर है। अगर इस तरह से आपको तार्किक ज्ञान है, संविधान तो पूरा किताब ही रखा है, पढ़ लीजिए आप, तो निस्संदेह मुझे नहीं लगता कि कोई परीक्षा, कोई साक्षात्कार जिसमें आप डिफीट खाएंगे, कम अंक आएंगे। अंक आएंगे नहीं, अंक आपको लेने नहीं पड़ेंगे, अंक दौड़ के आएंगे, घंटी बजाएंगे, बोले खोलो दरवाजा, बोले काय के लिए, हम आ रहे हैं तुम्हारी मार्कशीट में, अगर आपको ठीक से आते हैं। ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। उदार बौद्धिक सिद्धांत में अगला सिद्धांत है बेटा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 उदार बौद्धिक सिद्धांतों में अगला जो सिद्धांत है अपना, अगला अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 48, उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। और उदार बौद्धिक सिद्धांत में ही हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या करता है, आर्टिकल 48 के 2 टुकड़े कर दिए थे, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन। राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, बोले इनके संवर्धन का प्रयास करेगा राज्य, क्या करेगा, संवर्धन का प्रयास करेगा, इनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्लस इस आर्टिकल में प्लस दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु, गाय एवं बछड़ों के वध का प्रतिषेध है, वध का प्रतिषेध है। और ये जो वध का प्रतिषेध है, ये जो पार्ट है, ये गांधीयन फिलॉसफी से, कैसे बेटा, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। मैंने पिछली बार कहा भी था, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है, विचारधारा से प्रेरित है ये, समझ रहे ना बात को। तो आर्टिकल 48 में जो कृषि एवं पशुपालन है, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, समय समय पर प्रयास करेगा। और कृषि के लिए अपन समझते हैं, जैसे हरित क्रांति आया, अब हरित क्रांति सभी प्रदेशों में नहीं आ पाया, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी रहे, लेकिन आया तो कम से कम। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्होंने कहा भी था जय जवान जय किसान, किसानों को भी उन्होंने उसी तरह से किया। इनके संवर्धन के लिए राज्य समय समय पे क्या करता है, बोले एमएसपी तय करता है। एमएसपी जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस काय के लिए तय करता है, ताकि किसान क्या हो बेटा, किसान क्या हो, बोलो ना, मोटिवेटेड हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और राज्य कृषि किसानों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है, कृषकों के कल्याण के लिए भी समय समय पर कार्य करता है। कितना कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है, कृषकों के कल्याण के लिए भी कार्य करता है, कार्य करता है और प्रयास करता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, केसीसी है,
सब्सिडी पे उनको खाद उपलब्ध कराना, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, खाद उपलब्ध कराना, खाद एवं उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, ये राज्य का प्रयास है। उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना। और केवल बीज उपलब्ध ही, जब फसल का पैदावार जो हो जाए तो उसको खरीदना सुनिश्चित करे कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार है और इसके लिए एमएसपी तय करती है। एमएसपी से क्या होता है? कृषक प्रोत्साहित होता है। और कई प्रदेशों में तो एमएसपी से सरकार ही आ जाती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार आती है तो हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे। आ भी गई सरकार और शायद उन्होंने खरीदा भी है। समझ रहे ना बात को? तो कृषकों को उन्नत करने की, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ 2500 खरीदा तो 2500 फिर यूनिफॉर्म हो गया, वन इंडिया वन प्राइस हो गया। सरकारें अपने अपने प्रदेश के अनुसार उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 48 काय से संबंधित है लाला? बोलो ना। उदार बौद्धिक सिद्धांत। आर्टिकल 48A वो भी उदार बौद्धिक सिद्धांत है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या करता है? आर्टिकल 48A बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या करता है आर्टिकल 48A का? बोले पर्यावरण का संरक्षण। हम तो कितने अच्छे हैं। हम क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि हमको क्या सिखा रहा है विश्व? हम तो, हमारे यहाँ तो महिलाएं बरगद को अपना पति मानती हैं। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में, प्रदेश में ही देखा होगा कि एक निश्चित तिथि होती है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं? बर अमावस्या, बरसाते बोलते हैं जिसको। तो उस दिन क्या है, महिलाएं बरगद के पेड़ को अपना पति मान के उसके चक्कर लगाती हैं। हे पतिदेव प्रसन्न हो। जो कि उनका पति बाहर भूखा बैठा रहता है, उसको खाना नहीं खिलाती है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? जब वो महिलाएं बरगद को अपना पति मान रही हैं तो क्या बरगद के पेड़ को कोई काट पाएगा? काट के दिखा दो। बोले नो, डोंट टच माय हस्बैंड, है ना, ही जस्ट लाइक माय पति। मतलब हमने क्या किया? हमने वृक्षों को यानी प्रकृति का मानवीकरण ही कर दिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी तरफ से क्या कदम हो गए? बोले प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, मानवीकरण कर दिया। हमने कहा कि बोले बरगद की पूजा की, बोलो ना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य किया है, नहीं ये प्रयास है। तुलसी की पूजा की। तुलसी के वृक्ष को अपन क्या मानते हैं? तुलसी का वृक्ष आध्यात्मिक मां मानते हैं इनको। बहुत बढ़िया, जगत जननी और भगवान की पत्नी के रूप में भी इनकी मान्यता प्राप्त है? ये अपने नैतिक प्रयास है। सरकार की तरफ से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किए गए? बोले वृक्षारोपण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया। देखिए, आप पर्यावरण कानून ही लेके आए और अपने यहां तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ही है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिनियम लेके आए हम लोग। पर्यावरण, और केवल पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण का संरक्षण प्लस वन तथा वन्य जीवों का भी संरक्षण है। इस आर्टिकल में वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण है। और इनके लिए हम क्या लेके आए? बोले अधिनियम लेके आए, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या लेके आए? बोले समय समय पर अधिनियम लेके आए, कानून बनाए हैं, कानून बनाए ताकि पर्यावरण, और इसके लिए हमारे सरकार में ही ये है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी है। बोलो है या नहीं? बोलो ना भाई, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन भी है। और पता है सरकार अभी वर्तमान में क्या कर रही है पर्यावरण संरक्षण के लिए? किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी जब मिलती है, विकास से संबंधित कोई परियोजना होती है, उसके लिए वन मंत्रालय की मंजूरी बहुत आवश्यक होती है। बोलो, अगर वन मंत्रालय किसी परियोजना को मंजूरी नहीं देगा तो उस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं होगा। तो पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होती है। विकासात्मक योजनाओं के लिए मंजूरी आवश्यक है।
विकासात्मक योजनाओं के लिए मंजूरी आवश्यक है। और इन्होंने अभी 360 डिग्री के लिए एक नई अवधारणा लेके आए हैं, EIA। क्या लेके आए हैं? EIA। अगर EIA किसी इंडस्ट्री का ठीक नहीं है, EIA क्या होता है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कि इस परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। इसके आधार पर किसी योजना को क्या मिलेगी बेटा? मंजूरी मिलेगी। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने तमाम वन्य जीवों के लिए आप ही देखिए, टाइगर रिजर्व लेके आए हम, राष्ट्रीय नेशनल आपके राष्ट्रीय उद्यान वाला लेके आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए हम क्या लेके आए? बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा लेके आए, राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणा लेके आए। समझ रहे हैं ना बात को? तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व लेके आए हम लोग। तो और विभिन्न नेशनल जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां पे विभिन्न वन्य जीवों की क्या है? सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अपने यहाँ ही देख लीजिए जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य श्योपुर में, तो गुजरात से एशियाई सिंहों को हमने क्या किया? यहाँ प्रतिस्थापित किया। यानी टाइगर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या बनाया अपन ने? बायोस्फीयर। आप लोग उसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बोलो ना भाई। टाइगर रिजर्व बोल क्यों नहीं रहे हो? सोन चिरैया अभ्यारण्य, ये काय के लिए? सोन चिरैया अभ्यारण्य। और क्या है? बोलो। घड़ियाल संरक्षण के लिए घड़ियाल का अभ्यारण्य भी है, चंबल नदी पे है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी अभ्यारण्य बनाया है। तो हम समय समय पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी क्या किया है? सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन ये प्रयास ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे पर्याप्त प्रयास हो गए, इन पे भी हमें समय समय पर करने की जरूरत है और नागरिकों की सहभागिता भी जरूरत है। और एक कदम भी उठाया, मैन एंड बायोस्फीयर, यानी मनुष्य को भी उसमें सहभागी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी उनकी वन्य जीवों की संरक्षण हो पाएगा। तो आर्टिकल 48 ये जो पर्यावरण संरक्षण है, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और उदार बौद्धिक सिद्धांतों से मेल खाता है। क्योंकि अब हम क्या है? कबीर की उदारवादिता है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। हमको वनस्पतियों में भी जीव दिखता है, पेड़ों में भी जीव दिखता है, जंतुओं में भी जीव दिखता है। हम सबके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो ना भाई। हमारी संस्कृति तो क्या करती है? नाक को भी, सांप को भी दूध पिलाती है एक विशेष दिन। क्यों? बोले दुष्ट भले ही अपना आचरण नहीं त्यागे, लेकिन सज्जन व्यक्ति को अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। और यही गांधीयन फिलॉसफी है, उदारवादिता यही तो है। तुम मारो कितना मारोगे, हमें कि सहन करेंगे और एक दिन हम उसका प्रतिकार हम नहीं करेंगे, प्रकृति करेगी। समझ रहा है ना बात को? तो आर्टिकल 48 आर्टिकल 49 भी उदार बौद्धिक सिद्धांत से है। आर्टिकल 49 जो बता देगा वो ही बच्चा बहुत होशियार होगा। जल्दी बता दो कौन है? कौन बताएगा? आर्टिकल 49 हमारे एक विद्यार्थी वो बताएंगे। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय महत्व के। बोले कौन से महत्व के? बोले राष्ट्रीय महत्व के। बोले कौन? संस्मारक, जो स्मरण दिलाते हैं अच्छी चीजों का। महत्व के जो संस्मारक हैं, जिनसे अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हैं, स्थान है, स्थानों। और कौन? बोले वस्तुओं का क्या करेंगे लाला? बोले संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे।
ये राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य प्रयास करे कि इनका संरक्षण हो। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि अगर उसका संरक्षण होता है तो लोग वहां देखने जाते हैं, अपने बच्चे, अगली पीढ़ी देखने जाती है तो कुछ प्रेरणा लेके आती है। गांधी जी से संबंधित जितने भी स्मारक है, संस्मारक है, यदि उनका संरक्षण होता है तो लोग देखने जाते हैं, तो उनसे कुछ प्रेरणा, उनके जीवन के कुछ अंश को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है। बोले करेंगे कैसे? बोले संसद। कौन करेगा? बोले संसद द्वारा बनाई गई विधि, संसद द्वारा बनाई गई विधि के माध्यम से, बनाई गई विधि के माध्यम से, संसद के द्वारा जो कानून बनेगा उसके माध्यम से। बोले कौन? बोले राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो नेशनल, फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। बोले काय के हैं बेटा? बोले राष्ट्रीय महत्व के हैं, या कई बार राष्ट्रीय महत्व के नहीं, लेकिन वो घोषित भी किए जाते हैं संसद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, या घोषित किए गए, घोषित किए गए हैं, घोषित किए गए, या तो वो राष्ट्रीय महत्व के हैं या उनको घोषित किया गया है। तो ऐसे सरकार ये विधि, संसद के द्वारा बनाई गई विधि, इनके किसके लिए काम करेगी? बोले इनकी सुरक्षा प्रदान करेगी। बोले काय से? बोले इनको क्या करेगी? जैसी यथा स्थिति में उनका क्या करेगी? संरक्षण करेगी। ना तो इनका क्या कर सकती, क्या नहीं करेगी? बोले इनका कोई भी लुंठन नहीं करेगी, ना तो इनका लुंठन करेगी, लुंठन, ना ही इनका विरूपण करेगी, इनके रूप को भी नहीं बदल सकती, एजिट उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। ना इनका विनाश करेगी, विनाश भी नहीं कर सकती इनका, ना ही क्या करेगी? बोलो विनाश करेगी, ना ही इनका अपसरण करेगी, ना इनका व्ययन और निर्यात करेगी, ना ही इनका व्ययन करेगी, ना ही इनका निर्यात कर सकती। कुछ वस्तुएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व की, उनका निर्यात नहीं हो सकता। समझ रहे ना बात को? तो ये सारी चीजों से इसको क्या मिली? बोले सुरक्षा प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? बोलो ये सब नहीं कर सकते, अपसरण भी नहीं कर सकते, अपसरण भी नहीं कर सकते। कि कहने का मतलब ये है, मूल रूप में ये समझने की आप कोशिश करिएगा कि कोई राष्ट्रीय महत्व का यदि संस्मारक है, स्थान है या वस्तु है, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसका परिरक्षण करना आवश्यक है, और संसद इसके द्वारा विधि बनाएगी। और अभी वर्तमान में जो अपने यहाँ कानून है, जिसको संसद ने, जिसको सरकार ने प्रभावी किया है, वो क्या है? इसको लागू करने के लिए प्राचीन एवं कौन? प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक जो कानून बनाया है, सरकार ने बना हुआ है, तथा पुरातत्व स्थल, तथा पुरातत्वीय स्थल, स्थल एवं अवशेष, पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951, अधिनियम 1951, इसके तहत हम इन सबको क्या करते हैं? जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित करते हैं। अगर आपने किसी को कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो आपके विरुद्ध क्या होगी बेटा? कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही? तो आर्टिकल 49V, आर्टिकल 49V, आर्टिकल 49V कैसे संबंधित है? बोल दो ना भाई, उदार बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो उदार बौद्धिक सिद्धांत है, वो कौन सा है? आर्टिकल 50। बहुत ही हलवा है आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 का मतलब क्या? राज्य लोक सेवाओं में, राज्य लोक सेवाओं में, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा।
काय के लिए कदम उठाएगा बेटा? प्रयास करेगा। यानी जो जुडिशियरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, इनका आपस में क्या हो जाए? सेपरेशन हो जाए। क्यों? समय, कई बार क्या होता है, समय समय पर न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में, देख कार्यपालिका समझते हैं? नहीं समझते, नहीं समझते। कार्यपालिका हमने एक दिन समझाया भी था आपको। कार्यपालिका में दो पार्ट, एक तो प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, और दूसरी कौन से बेटा? राजनीतिक कार्यपालिका। मंत्री परिषद है राजनीतिक कार्यपालिका, और राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संपूर्ण। और ये कार्यपालिका में जिसका हिस्सा आप बनने जा रहे हो, आईएएस, एसडीएम, इससे नीचे क्या लिखे? आईपीएस भी लिख ही लो, और डीएसपी। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। विधायिका ने जो कानून बना दिया उसको लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है बोलो? कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसकी समीक्षा करना, इस बात की समीक्षा करना कि ये संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान सम्मत है या नहीं, बोलो ना भाई। किंतु होता क्या है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बार बार पूछने लगती है, हे कार्यपालिका, बोले क्या हुआ? बोले काम 1 महीने में करना था, तुम सो रहे हो, अभी तक कर नहीं पाया है। तो कार्यपालिका चढ़ जाती है, अच्छा आप तो बैठे बैठे वहां आदेश पारित कर रहे, धूप में निकल के देखो प्रवासी मजदूरों को बस में कैसे बिठाया जा रहा है, लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं, हम क्या करें, मर जाएं क्या? तो राज्य का मतलब है कि न्यायपालिका का, तो कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कह देते थे कि न्यायपालिका, कभी वैसे तो वो बोलते नहीं थे, और कई बार बोलते थे तो बड़ा तार्किक बोलते थे, वो न्यायपालिका लक्ष्मण रेखा नहीं लांगे। तो न्यायपालिका भी कह देती थी, बोले हम नहीं लांघेंगे लक्ष्मण रेखा, लेकिन तुम भी अपने काम समय पे करो। कई बार ऐसे आया, 3 तलाक के संबंध में भी न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेश कहा, सरकार से ही कहा कि 3 महीने के अंदर कानून बन जाना चाहिए, नहीं बने तो फिर हमें बताना, हम बनाएंगे। कार्यपालिका ने कहा ना ना ना, तुम्हारा कार्य कानून बनाना, देखो कानून जो बन गया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, उसकी समीक्षा करो। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी डन इन आर्टिकल 50 एंड गवर्नमेंट शुड ट्राई टू सेपरेट देम। यद्यपि ये बहुत घनिष्ठ संबंध है। कई बार, एक बार दिल्ली में एक जज साहब अपनी गाड़ी से जा रहे थे, और जैसी वो यमुना नदी के पुल से गुजरे गलती से उनका शीशा खुला रह गया होगा, तो एक विशेष प्रकार की सुगंध उनकी नाक में गई, गंगा नदी, वो यमुना नदी की दुर्गंध, इतनी गंदी है यमुना। उन्होंने गाड़ी रोकी, देखा और तुरंत आके फैसला सुनाया। क्या सुनाया? बोले दिल्ली की सरकार 1 सप्ताह के अंदर यमुना नदी को साफ करे। कार्यपालिका ने कहा 1 सप्ताह में कौन सी यमुना नदी, कितनी साफ कर दें हम? तो इस तरह से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और कार्यपालिका को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ना पड़े। अभी फिलहाल ही देखिए, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संबंध में न्यायपालिका को ये कहना पड़ा कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाइए, ऐसे नहीं कि उनको सड़कों पे पैदल चलने के लिए आपने छोड़ दिया है, घर पर पहुंचाइए, प्लस उनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था करिए, बिना पैसे के भोजन की। तो एग्जीक्यूटिव को ये गाइडेंस देना पड़ा, निर्देश देना पड़ा न्यायपालिका को। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो आर्टिकल 50 में यही है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। एक और आर्टिकल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों से वो केवल भारत की बात नहीं करता, अपितु वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को अपना मानता है। वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि से संबंधित आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 यही कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे।
बोले क्या करेगा राज्य, क्या करेगा बोलो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, यानी इनमें वृद्धि की, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बनाए रखेगा और इंटरनेशनल पीस, यानी हम तो भगवान बुद्ध की धरती के लोग हैं, सबको भगवान महावीर की धरती के लोग हैं। जियो और अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुदेव, पूरी धरती अपना क्या है, परिवार है। राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, राज्य क्या करेगा इसके लिए, बोले अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता, राष्ट्रों के बीच कैसे संबंध बनेंगे इसके लिए, राष्ट्रों के बीच, इसमें पार्ट राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के, दो राष्ट्रों के मध्य बीच कैसे संबंध बेटा, बोले न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध, सम्मानपूर्ण संबंध। हम लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं रखेंगे, हम तो कहेंगे तुम भी शांति से जियो, क्योंकि बेसिकली युद्ध होने के बाद भी तो अंत में क्या होता है, बातचीत ही होती है, तो बातचीत पहले ही हो जाए। समझो ना, आपस में दो लोग लड़ जाते हैं, दो बच्चे लड़ गए, धाए धाए धाए, एक ने ज्यादा एक ने कम पीटा, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों के पेरेंट्स आते हैं, टेबल पे बिठाते हैं, बोले गले मिलो गले मिलो, मिलो मिलो, बोले नहीं मिल रहा, मिलो, बात करो क्या मसला है। तो जो शांति की स्थापना लड़ाई झगड़े के बाद होती है वो बातचीत से ही तो हो सकती है ना। तो युद्ध कभी किसी भी समस्या का क्या नहीं होते, समाधान नहीं होते। गांधी जी भी यही कहते हैं, किसी के शरीर को नहीं जीतना चाहिए बलपूर्वक, उसके मन को जीतने का प्रयास करो, मन से आपका अनुयायी बन जाए वो। इस तरह से सद्गुणों का विकास करना चाहिए। तो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध है। संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं जो उनके प्रति क्या होना चाहिए, संधि है, प्रसंविधा है, जो कानून बने इंटरनेशनल लेवल पे, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए सभी के प्रति। ऐसा नहीं कि उनकी बात नहीं हम नहीं मानेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग पे जितने वैश्वीकरण के दौर में अब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो उसमें ऐसा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग पे कोई मुद्दा पारित कर दिया है, तो प्रयास तो करो। अगर आप 100% नहीं कर पा रहे तो 60% तो प्रयास करो। अंतर्राष्ट्रीय विधि है, संविधान है, इनका सम्मान करना चाहिए सभी देशों को। और क्या करना चाहिए, बोले अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे, माध्यस्थम के द्वारा निपटारे का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यस्थम के माध्यम से निपटारा, के माध्यम से निपटारा करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध किसी भी समस्या का हल, बोलो ना भाई, नहीं है। जियो और जीने दो। इसके लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, बोले भारत सरकार ने पहली बात प्रयास किए, बोले पंचशील के सिद्धांत अपनाए। भारत सरकार के प्रयास, सरकार के क्या प्रयास हुए इसके लिए, सरकार के प्रयास क्या हुए बेटा, सरकार के प्रयास हुए बोले पंचशील के सिद्धांत। और पंचशील के सिद्धांत हमारे इसी आर्टिकल 51 से ही प्रेरित थे, बोले शांति से रहो। और हमने दूसरा क्या किया, बोले गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया हमने, गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब पढ़ेंगे आगे तब और देखेंगे, नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। बोले किसने, नेहरू, नासिर, टीटो, तीनों लोगों ने इसकी स्थापना की। नेहरू, नासिर और टीटो, नेहरू, नासिर, टीटो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बोले क्या, बोले हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, हम तो क्या चाहते हैं, बोले सब शांति से रहो, समृद्धि करो। बोले क्या, बोले कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। इस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे, बोलो ना भाई।
क्या तुम्हारा है क्या हमारा है, सब मिलकर रहो। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य सरकारें हमेशा प्रयास करती है। इसलिए हमारी परमाणु हथियारों के संबंध में भी यही नीति है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले किसी पर भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हमको जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया है। हम लोग इतनी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, नो फर्स्ट यूज। क्या यूज करते हैं हम लोग, नो फर्स्ट यूज, हम पहले उपयोग ही नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। इसलिए हमको क्या कहा गया, बोले जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र, जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र। और हम एक ऐसे देश सिद्ध हुए जो सीटीबीटी और एनपीटी पे साइन न करने के बावजूद हमने यूरेनियम का क्या किया, आयात किया। जो कि यूरेनियम मिलता हो नहीं है जिन्होंने सीटीबीटी या एनपीटी पे साइन किए हैं, लेकिन हमने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किए और एनपीटी पे भी साइन नहीं किए। सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना हमने क्या किया, बोलो, यूरेनियम का आयात किया, यूरेनियम का आयात किया, यूरेनियम का आयात। काय के लिए यूरेनियम का आयात किया, बोले शांतिपूर्ण कार्यों के लिए। कौन से कार्यों के लिए बेटा, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए। अमेरिका को अपने अधिनियम में हेनरी हाइड एक्ट 123 में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि हमारी आर्टिकल 51 है, हमारी विचारधारा है, हमारे कण कण में विद्यमान है कि हम शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। यह आर्टिकल 51 ये राज्य का नीति नहीं दे सकता। तो अमेरिका तक को हेनरी हाइड एक्ट में 123 में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि उनके यही था कि अगर एनपीटी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए किसी राष्ट्र ने तो उसको यूरेनियम का निर्यात नहीं कर सकते। हमने कहा हमको करके तो देखो, नो फर्स्ट यूज, हम पहले किसी पे प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारे भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 51, 36 से लेकर 51 तक जिनका विभाजन किया गया है। लेकिन यूपीएससी में एक और सवाल पूछा जाता है कि संविधान में वे नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं जो भाग 4 के बाहर हैं, जो 36 से 51 के बावजूद है, बाहर है, वो निर्देशक तत्व कौन से हैं। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा, मैं कल्पना कर रहा हूं कि इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पूछ ले, ताकि आप ही लोग लिख पाएं और पास हो जाएं, बढ़िया एसडीएम बन जाए। तब भाग 4 के बाहर अर्थात 36 और 51 के बाहर नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, ये थोड़ा हेडिंग लगा लेंगे अपन इसको और देखते हैं। इसको थोड़ा सा इस पर भी टिप्पणी कर ही देता हूं, टिप्पणी कर देता हूं इस पर। भाग 4 के बाहर, भाग 4 के बाहर, भाग 4 के बाहर अर्थात आर्टिकल 36 और 51 के बाहर राज्य की नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से और किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए, किस अनुच्छेद में प्रदान किए? तो ये बेटा 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 335, 350 का और 351, 351। आर्टिकल 335, 350 का बोलिए, ये बोल लीजिए 350A और 351। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन भाग 4 से बाहर है, भाग 4 से बाहर है। बोले आर्टिकल 335 में क्या कहा गया है, बोले राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए प्रयास करेगा प्रशासन में दक्षता बनाए रखते हुए। राज्य एससी मीन्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और कौन बोले एसटी। हम पहले 335 भी देख लेते हैं। एसटी मीन्स अनुसूचित जनजाति,
जनजाति, जनजाति की प्रोन्नति के मतलब कि नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में, कि नियुक्ति व प्रोन्नति, प्रोन्नति होता है प्रमोशन, प्रोन्नति के संबंध में प्रशासन में दक्षता बनाए रखते हुए प्रयास करेगा, इफिशिएंसी बनी रहे, प्रशासन में दक्षता बनाए रखते हुए क्या करेगा बेटा, प्रयास करेगा, प्रयास करेगा। एससी एसटी के लोगों का प्रमोशन, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनसे प्रमोशन जल्दी हो जाता है, उनको नियुक्ति में भी थोड़ा छूट दे दी जाती है, प्रमोशन में भी छूट दे दी जाती है। तो संविधान में कहा गया कि राज्य प्रयास जो करेगा, राज्य जो प्रयास करेगा उससे इफिशियंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्या प्रभावित नहीं होनी चाहिए बेटा, दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इफिशियंसी, प्रशासन इफिशियंट रहे। बात समझ पा रहे हैं नहीं? राज्य प्रयास करेगा, किंतु 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 ये जो बात है आर्टिकल 335 है, ये निर्देशक सिद्धांत है, राज्य अपनी क्षमताओं के अनुसार इसे क्या करेगा, लागू करेगा, क्रियान्वित करेगा। किंतु यह अनुच्छेद राज्य को इस बात से नहीं रोकेगा कि किसी अर्यक परीक्षा में एससी एसटी को थोड़ा सा क्या दे दी, छूट दे दी, या उनको आरक्षण संबंधी व्यवस्था उनके लिए कर दी, इस बात से इसे राज्य नहीं रोकेगा। समझ रहा है? किंतु यह अनुच्छेद राज्य को अर्यक परीक्षा में छूट देने से, अर्यक परीक्षा के अंकों में छूट दे देते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है और एससी एसटी वर्ग के लिए 35% है, छूट देने से। और प्रोन्नति में, प्रमोशन में भी प्लस प्रोन्नति, प्रोन्नति का मतलब समझते हैं, प्रमोशन, पदोन्नति, प्रमोशन, और प्रोन्नति में आरक्षण से निवारित नहीं करेगा। निवारित मतलब उसको रोकेगा नहीं, निवारित नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। राज्य कर सकता है लेकिन प्रयास यही रहता है। डायरेक्शंस क्या है राज्य को? डायरेक्शन है कि जब आप अर्यक परीक्षा में छूट दे रहे हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि जनरल के लिए आप 50% अंक लेके आइए और इनके लिए एससी एसटी वर्ग के लिए आप बोल दीजिए 5% अंक ले आइए, ऐसे नहीं। दक्षता बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। किंतु अर्यक परीक्षा में छूट देने के लिए, प्रोन्नति में आरक्षण देने से राज्य को यह अनुच्छेद ये रोकेगा नहीं। अगर राज्य ऐसा करता है तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 335 जो भाग 4 के कहां है बेटा? बाहर है। आर्टिकल 350 ये क्या कहता है? 350 का, वो भी तो बाहर है। आर्टिकल 350 का क्या कहता है? आर्टिकल 350 का, 350 का क्या कहता है? 350 का बोले जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कौन है बेटा? अल्पसंख्यक लोग हैं, वो प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करें, राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग प्राथमिक शिक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, मदर टंग मातृभाषा का प्रयोग करें, राज्य इसका प्रयास करेगा, राज्य इसका प्रयास करेगा। समझ रहे ना बात को? राज्य इसका क्या करेगा बेटा? प्रयास करेगा। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो प्राथमिक स्तर पर इस बात का कोशिश करें, प्राथमिक स्तर पर,
और ऐसा धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक। कौन से अल्पसंख्यक बोलो बेटा? भाषाई अल्पसंख्यक, उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और प्राथमिक स्तर पर मदर टंग के लिए मातृभाषा का प्रयोग करे, वो मदर टंग का प्रयोग करे, तो इस राज्य और राज्य के भीतर जो प्राधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, वो इस तरह इस बात का प्रयास करेंगे। हालांकि आजकल इंग्लिश मीडियम सबके लिए यूनिफॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर कोई बच्चा कन्नड़ में ABCD पढ़ना चाह रहा है और वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, तो उसको कन्नड़ में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। बात स्पष्ट है यानी क्लियर? अगला आर्टिकल कौन सा है? बोले 351। अगला निदेशक सिद्धांत है वो है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निदेशक तत्व है। और आर्टिकल 351 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए। किसके लिए प्रयास करता है? बोले हिंदी भाषा के विकास के लिए। हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा का हमको विकास करना है। बोले क्या करना है हिंदी भाषा का विकास? कि संघ का यह कर्तव्य होगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन। क्या क्या कर्तव्य होगा बेटा? बोलो। संघ का यह कर्तव्य होगा, यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। हिंदी भाषा का क्या करे बेटा? विकास करे, और इसका क्या करे? प्लस इसका प्रसार भी करे। हिंदी भाषा का विकास करे, प्रसार करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के, ताकि क्या हो जाए? बोलो बेटा। ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का प्रसार कर सके, सभी तत्वों का प्रसार कर सके बेटा। हिंदी भाषा का प्रसार करे। ये बताइए फंडामेंटल राइट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? बोलो ना भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसलिए सरकार समय समय पे ये हिंदी इसके लिए क्या करती है? बोले हिंदी सप्ताह मनवाती है, हिंदी पखवाड़ा मनवाती है। बोलो हाँ या ना? हिंदी सप्ताह का आयोजन करती है। बोले और 14 सितंबर को भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हिंदी दिवस। बोलो ना भैया, बोलो ना। ये सरकारें प्रयास करती है, संघ प्रयास करता है। बोले हिंदी में बोलिए। कई बैंकें सितंबर महीने में हिंदी पे कार्य करने के लिए क्या करती हैं? मोटिवेट करती हैं। बट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निदेशक तत्व है। तो आर्टिकल 351 तो समझिए। अगर प्रश्न आ जाता है कि भाग 4 के बाहर कौन से निदेशक तत्व हैं, तो 335, 350A और 351 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, DPSP है। बट दीज आर्टिकल्स कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन बिटवीन 36 to 51। दीज आर द आउटसाइड ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रहा है? ये निदेशक तत्व है। तो ये निदेशक तत्वों में जो 2 आर्टिकल हैं वो अपना क्या है? आर्टिकल 49 आप समझ ही गए हैं, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्रता के आदर्श से। स्वतंत्रता में भी हमने जो ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करने के लिए कौन है? स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में अगर हम क्लासिफाई करें जो हमारे स्वतंत्रता के आदर्श थे, तो स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में आपके पास 2 आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल हैं? बोले आर्टिकल 49 है जो क्या करता है? बोले संरक्षण करता है। काय का? बोले विरासत का। बोले काय की विरासत? बोले ऐतिहासिक विरासत। तो ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण कौन करता है? बोलो कौन करता है? बोलो ना भाई। 49। और आर्टिकल 51 क्या करता है? आर्टिकल 51 बोले नागरिक अधिकारों की व्यापकता है। बोलो ना। बोले केवल भारत के लोग ही या पूरे विश्व के लोग? पूरे विश्व के लोग। तो आर्टिकल 51 नागरिक अधिकारों की व्यापकता को घोषित करता है। नागरिक अधिकारों की व्यापकता को घोषित करता है। व्यापकता को घोषित करता है। समझ पा रहे?
तो ये हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ने का कोशिश किए हैं। अगली कक्षा में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है और सर्वोच्च न्यायालय की क्या गाइडलाइंस हैं। साथ ही अगली कक्षा में हम मौलिक कर्तव्यों का भी अध्ययन करेंगे। आपके प्रश्न और सुझाव मुझे निरंतर प्राप्त होते रहें। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा और आपकी सफलता की कामना के साथ धन्यवाद।